Good morning students. In previous class we studied the blood and ABO blood grouping, जिनके बेसिस पर हमने पढ़ा था ब्लड जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। देन उसके बाद जो है एक नया फैक्टर है जिसे हमने बोला RH फैक्टर। ये RH फैक्टर जो था इसने ब्लड ग्रुपिंग को और ज़्यादा एलेबरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो RH फैक्टर है ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है विच इज कंपोज बाय 417 अमीनो एसिड्स, यानी एक अच्छा बड़ा प्रोटीन है। एंटीबॉडी है जो कि लगभग एंटीजन है जो कि 417 अमीनो एसिड से बना हुआ एक लंबी चेन है। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द मकाका रीशियस मंकी इन अफ्रीका। सबसे पहले ये जो RH फैक्टर था ये मकाका रीशियस मंकी में देखा गया, ठीक है। उसके बाद ये पता गया कि दिस प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन, और फिर ये देखा गया कि लगभग 85% पीपल्स में ये फैक्टर उनके ब्लड में प्रेजेंट था, यानी ये एंटीजन जो है ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। और उसके बेसिस पर ही फिर हमारा जो ब्लड ग्रुप इलेबरेट हुआ कि जो 4 ब्लड ग्रुप्स थे वो 8 ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। कैसे? कि जिन ब्लड ग्रुप्स में ये RH फैक्टर प्रेजेंट था ये हमारे RBC के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, तो जिन ब्लड ग्रुप्स में ये प्रेजेंट थे उनको हमने पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी दी और जिनमें नहीं थे उनको नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ब्लड ग्रुप A था हमारा पहले, लेकिन अब क्या हो गया, जिस ब्लड ग्रुप A में ये प्रेजेंट था उसको कहा हमने A पॉजिटिव, जिनमें एब्सेंट था A नेगेटिव। सेम ऐसे B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। और इस बेसिस पे जो 4 ब्लड ग्रुप्स है इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 8 ब्लड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर। ये जो RH फैक्टर हैं ये हमारी बॉडी में 5 टाइप्स के, ठीक है, 5 टाइप्स के एंटीजन्स ये पाए जाते हैं। और कौन से? RH कैपिटल D, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C एंड RH स्मॉल c। ये पांचों जो है ये पांचों RH फैक्टर्स जो है ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है लगभग 85% पीपल्स में पाया जाता है, तो कौन सा आपका RH D, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा पाया जाता है बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्यूनोजेनिक फैक्टर। इम्यूनोजेनिक हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाने में हेल्पफुल होता है। अब बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है RH इनकम्पेटिबिलिटी, कि RH फैक्टर जो है वो हमारी बॉडी में इसका होना क्या, इसकी मतलब क्या ये इससे फर्क पड़ता है और इसके नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात इसका जो फर्क है, नॉर्मली हमारी नॉर्मल लाइफ में इसका कोई फर्क नहीं है, चाहे हमारे ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर हो या RH फैक्टर ना हो, ठीक है। लेकिन फर्क इसका हमारा जो मेन इसका फर्क पड़ता है वो कब पड़ता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें RH फैक्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इफ RH फैक्टर यानी इफ RH पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड टू अ RH नेगेटिव पेशेंट, यानी कि अगर हम एक RH पॉजिटिव जिसके ब्लड ग्रुप में मतलब 2 पर्सन है जिनमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जो दे रहा है वो डोनर और जो ले रहा है वो रिसिप्टेंट, तो अगर डोनर का ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव है, मान लीजिए A है तो A पॉजिटिव है, और उसने A नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप को ब्लड दे दिया तो डोनर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। लेकिन रिसिप्टेंट जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। क्या आएगी? रिसिप्टेंट ब्लड प्रोड्यूसेस IgG एंटीबॉडी, यानी जो रिसिप्टेंट होगा क्योंकि उसकी बॉडी में RH एंटीजन नहीं है, तो जब वो RH एंटीजन उसमें अगर डोनर से आ गया तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी ने काम करना शुरू कर दिया और उसके अगेंस्ट इस RH जो फैक्टर है उसके अगेंस्ट ये जो IgG एंटीबॉडी है ये प्रोड्यूस होना शुरू कर देगा। और ये IgG एंटीबॉडी जो है ये क्या करेगा कि जो रिसिप्टेंट है उसकी RBC को डिस्ट्रक्ट करना यानी खराब करना शुरू कर देगा। एग्लूटिनेशन होता है बेटा थक्का जम जाना, जैसा कहते हैं ना दूध का हम जब दही जमाते हैं तो वो उसमें एक अलग एक थक्के से जम जाते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारी जो रिसिप्टेंट है उसकी जो RBC है वो एक दूसरे से क्लम्प हो जाएगी, चिपक जाती है, और चिपक होकर के जगह जगह क्या हो जाएंगे, ऐसे थक्का सा बन जाता है, और उसकी वजह से फिर वो आर्टरीज में या वेन्स में फ्लो नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से रीनल फेलियर हो जाएगा। रीनल फेलियर मतलब जब ब्लड हमारे आर्टरीज और वेन्स में नहीं फ्लो हो पा रही है क्योंकि वो एकदम गाढ़ी हो जाएंगी, तो उसकी वजह से रिसिप्टेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। यही IgG एंटीबॉडी
लीवर और स्प्लीन, ठीक है, इन दो ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, वही पीलापन आ जाएगा, बॉडी रिसिपिएंट की बॉडी जो है उसमें जॉन्डिस या हेपेटाइटिस हो जाएगा और उसकी इमीडिएटली या तो डेथ हो जाएगी या ये कह लीजिए हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर ये इफेक्ट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया तो नेगेटिव वाले को रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। इसी RH फैक्टर के कारण ये डिसीज पाई जाती है, जिसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पॉइंटेलिसिस, ठीक है। ये जो डिसीज है ये एक तरह से न्यू बोर्न बेबीज में पाई जाती है, ये भी इस RH फैक्टर के कारण ही होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर मदर जो है, मदर का ग्रुप जो है वो नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, ठीक है। अगर उसने जो कंसीव किया है, कंसीव करने के बाद उसमें जो फीटस है अगर वो RH पॉजिटिव आ गया तो देखिए RH नेगेटिव में RH नेगेटिव फीटस आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर RH नेगेटिव मदर ने RH पॉजिटिव चाइल्ड को कंसीव कर लिया प्रेगनेंसी के दौरान तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हालांकि जैसे ही RH पॉजिटिव फीटस उन्होंने कंसीव किया तो कंसीव करने के कारण ऑब्वियसली फीटस और मदर के ब्लड की मिक्सिंग होती रहती है, प्लेसेंटा के थ्रू होती रहती है। बर्थ, बेबी का जब बर्थ होता है तो उस वक्त भी फीटस का ब्लड जो है वो मदर के ब्लड में कुछ मिक्स हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही ये RH पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो मदर के अंदर गए तो मदर के अंदर वही IgG जो मैंने यहाँ बताया था IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कब? जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो गई तब। इट मीन्स फर्स्ट चाइल्ड तो हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब मदर की जो मदर का जो ब्लड था उसमें RH पॉजिटिव ऑलरेडी पहले से एंटीबॉडीज थे, पहले तो थे नहीं इसलिए उसने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, अब क्या RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज आ गए। अब ऐसे में क्या होगा कि इफ अ मदर कंसीव अगेन, अगर वही RH नेगेटिव मदर ने वापस प्रेगनेंसी कंसीव की और उसमें RH पॉजिटिव चाइल्ड आ गया, ठीक है, तब प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। कि क्यों? क्योंकि RH मदर जो है उसकी ब्लड में पहले से ही RH पॉजिटिव फैक्टर्स वाले एंटीबॉडीज आ गए, पहले तो डेवलप हुए थे लेकिन अब वो पहले से प्रेजेंट थे। तो प्रेजेंट होते वो क्या करेंगे, जो फीटस है यानी जो बेबी है उसके जो RBCs थे उसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, वही एग्लूटिनेशन कर देंगी, इकट्ठा जमा देंगी, उनको क्लम्प कर देंगी और उसकी वजह से जो फीटस है उसका क्या होगा, या तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इन केस अगर डेथ नहीं भी हो पाती तो इट विल बी बिकम वेरी वीक, बहुत वीक होगा, सफर मैनी डिसीजेस, इट मीन्स उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो अब इससे बचाव क्या है भाई? अगर किसी लेडी में ये कॉम्प्लिकेशंस है तो उसका क्या है कि इट शुड बी वैक्सीन्ड anti-IgG विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। यानी अगर किसी मदर में ये कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फर्स्ट चाइल्ड का जैसे ही डिलीवर हुआ यानी फर्स्ट चाइल्ड का जैसे ही बर्थ हुआ उसके 24 आवर्स में अगर हम ये वैक्सीन लगा दें anti-IgG एंटीबॉडी का, तो ये anti-IgG एंटीबॉडी क्या करेगी कि मदर के जाकर जो उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए हैं उनको पहले डिस्ट्रैक्ट कर देगी। इट मीन्स फर्स्ट केस जैसा ही कर देगी। तो ऐसे में क्या होगा कि सेकंड चाइल्ड जब कंसीव भी करेंगे तो वही पहले रिकॉग्नाइज होगा, बनेगा और इतने सेकंड चाइल्ड जो है उसकी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो इस ढंग से इस वैक्सीन को हम इस बीमारी से बच्चे को बचा सकते हैं। सो आई होप बच्चे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक को मैं अभी यहीं रोक रही हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जाम्स का रिविजन हमें करना है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वर्कशीट्स भेजूंगी। जो इसका नेक्स्ट पार्ट रह गया है वो हम एग्जाम्स के बाद कवर करेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।